गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साधन गुरु डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं मसूद आलम। फिज़िक्स में जो हम लोग क्लास लगातार करते आ रहे हैं अभी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का, तो चैप्टर तो समाप्त हो गया है। आज हम लोग कुछ एमसीक्यू को कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जिसको हम लोग बढ़िया से कर लें और हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन करने के बाद हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, और हमारे पास लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है और हम लोग कोशिश करेंगे बहुत कम समय में एक छोटे ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट करें, है ना। हमारा पहला क्वेश्चन है मानव आँख या कहीं कहीं मानव नेत्र लिखा होगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। मानव नेत्र की या मानव आँख की प्रकाश संवेदी परत कहलाती है। प्रकाश संवेदी का यहाँ मतलब हुआ कि जो प्रकाश को समझिए कि डिटेक्ट कर सके, समझ सके, उसको पढ़ सके, ठीक है। तो प्रकाश तो आँख के बहुत विभिन्न भागों से गुजरता है, जैसे पुतली से घुसता है और भी बहुत सारे पार्ट से होकर जाता है और फाइनली जाता है रेटिना पे। कहाँ जाता है? रेटिना पे। रेटिना ये समझती है और माइंड को मैसेज भेजती है कि हमारे पास जो प्रकाश आया है वो कहाँ से निकल के आया है, किस चीज़, और वो चीज़ हमें दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रेटिना, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रण करता है? क्योंकि आँख में, जैसा कि हमें एक बार बताए थे कि जब आँख पे कोई लाइट पड़ेगी या फिर जब हम ज़्यादा धूप में निकलेंगे तो हम आँख को सिकुड़ा लेते हैं, ऐसे छोटी कर लेते हैं, और जब हम अंधेरे कमरे में या नॉर्मल लाइट वाले कमरे में जाएंगे तो आँख को ऐसे नॉर्मल लगेंगे। ऐसा भी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम बहुत लाइट वाले जगह से अंधेरे कमरे में या कम लाइट वाले कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ देर तक कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी, देखिए, पुतली जो है, इसमें ऑप्शन नहीं है, पुतली से होकर लाइट घुसती है, लेकिन पुतली को कंट्रोल कौन करता है? तो पुतली को कंट्रोल करते है परितालिका। परितारिका जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पुतली होती क्या है? एक होल होती है, ठीक है, और जैसा होल बड़ा होगा लाइट की ज़्यादा मात्रा आँख में जाएगी, छोटा होगा कम मात्रा जाएगी। छोटा कब होगा? कम मात्रा की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब हम कम लाइट वाली जगह पे हों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन, परितारिका में स्थित छिद्र कहलाता है। इसकी बात हमने अभी अभी कहा कि परितारिका में जो छिद्र होता है परितारिका ही कंट्रोल करती है, उस छिद्र को क्या कहते हैं? आंसर है पुपिल, यानी कि पुतली कहते हैं हम उसे। नेत्र लेंस मुख्यतः बना हुआ होता है। जो आँख के अंदर लेंस होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये बात याद रखिएगा कि आँख के अंदर बना हुआ लेंस कौन सा लेंस होता है? तो आंसर है कि उत्तल लेंस, है ना। ग्लास का तो बना हुआ आँख में फिट होगा नहीं, तो ग्लास तो होगा नहीं। यह प्रोटीन का बना हुआ होता है। ऐसा क्वेश्चन जनरली कम आता है, लेकिन अच्छा, हड्डी का बना हुआ हो सकता नहीं है। बच्चों, क्वेश्चन करने का बहुत तरीका होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के पास 4 ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन या 1 ऑप्शन कभी कभी ऐसे ही रिजेक्ट हो जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आँख के अंदर हड्डी तो है नहीं, हड्डी का लेंस तो बनेगा नहीं। हड्डी हम लोग देखते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन आँख के अंदर फिट नहीं बैठेगा, हार्ड हो जाएगा। तो अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बच रहा है जिस पे हम तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर है प्रोटीन, आप याद रखिएगा। 5वां, नेत्र लेंस की वक्रता बदलने वाली मांसपेशियाँ। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि नेत्र लेंस की वक्रता को बदला जा सकता है, यानी नेत्र लेंस को मोटा या पतला किया जा सकता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पे ही बनाना होता है। उसके लिए हम अपने फोकस को चेंज करते हैं जिससे हम लेंस को मोटा या पतला कर सकते हैं। और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो होती है वो लेंस को दोनों तरफ से पकड़े हुई होती है और वही लेंस को मोटा या पतला करके फोकस चेंज करती है, यानी करेक्ट आंसर हमारा हुआ ए। अलग अलग दूरी की वस्तुओं पर फोकस करने की आँख की क्षमता कहलाती है। याद कीजिए, अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन लगभग इससे मिलता जुलता है, लेकिन क्वेश्चन का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम अभी पर डिस्कस किए हैं कि आँख के लेंस की मोटाई बदली जाएगी, मोटाई कहिए या वक्रता कहिए, वो बदली जा सकती है।
उसको बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि उसको सिलियरी मसल्स जो है उसको बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आखिर वो बदलती क्यों है? क्योंकि आँख का फोकल लेंथ चेंज हो जाए, फोकस दूरी उसकी बदल जाए। फोकस दूरी बदलने का बेनिफिट क्या होता है? क्योंकि अलग अलग दूरी पर रखी हुई वस्तु का सही जगह यानी रेटिना पे हम इमेज बना सकें। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है। क्वेश्चन ये है कि आँख के अंदर ये कैपेसिटी है, ये शक्ति है कि आँख अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकती है। इस क्षमता को, इस शक्ति को क्या कहते हैं? तो इस क्षमता को क्या कहा जाता है? इसको समंजन क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ एकोमेंडेशन, समंजन क्षमता। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य युवा व्यक्ति की निकट बिंदु दूरी लगभग होती है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, खूब आता है, बारंबार आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में मुश्किल काम क्या है कि ये अपना रूप बदल के आता है। इसी स्लाइड में एक और स्लाइड मिलेगा जिसमें हम यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछे हैं। ठीक है। निकट बिंदु वैसा बिंदु जहाँ पे रखी हुई वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं, उससे कम दूरी पे रखी हुई वस्तु को या तो देखने में कठिनाई होगी या आँख पे लोड पड़ेगा, है ना। तो आंसर होता है ये 25 सेंटीमीटर। कोई भी स्वस्थ नेत्र है उसकी नियर पॉइंट जिसको हम कहते हैं वो 25 सेंटीमीटर होता है। और यही बात अगर दूर बिंदु की जाए तो वो अनंत होता है। आदमी अनंत दूरी तक की वस्तु को आसानी से देख सकता है। रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हम बता चुके थे, पर्दे पे जब भी कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक ही प्रतिबिंब बनेगा, चाहे वो रेटिना, चूंकि रेटिना पर्दे के जैसा काम कर रहा है तो रेटिना पे बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो आपको वास्तविक और उल्टा याद करने की जरूरत नहीं, या तो इसको सेट बना लीजिए कि जब वास्तविक बोलेंगे तो उल्टा भी बोलेंगे। ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? वास्तविक और सीधा हो नहीं सकता, वास्तविक और उल्टा, ये हुआ। ठीक है। देखिए इसमें भी ये जो ऑप्शन है ये रिजेक्टेड ऑप्शन है। क्यों रिजेक्ट है? क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, वास्तविक और उल्टा हो नहीं सकता। ठीक है। आभासी और उल्टा भी नहीं हो सकता, ये दोनों तो रिजेक्ट हो गया। बचा इन दोनों में से ही कोई एक चुनना है। तो जब आपके पास कुछ नॉलेज होता है और आपको एग्जैक्ट आंसर याद नहीं हो तो भी आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं यदि आप लॉजिकली सोचते हैं तो। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, नियर पॉइंट, निकट बिंदु, ये सब एक ही क्वेश्चन है। बोले थे ये क्वेश्चन खूब आता है। आंसर है 25 सेंटीमीटर। बार बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। नेक्स्ट, आँख का कौन सा भाग पर्दे की तरह काम करता है? अभी दूसरा क्वेश्चन को डिस्कस करते समय ये बात हमने बताया। आँख का कौन सा भाग, पर्दा मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब बनता हो, और प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, तो आँख का रेटिना एक ऐसा भाग है जो पर्दे की तरह काम करता है, यानी यहाँ पे जाकर प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ रेटिना। दृष्टि तंत्रिका आँख से संकेतों को ले जाती है। ठीक है, जिसको हम ऑप्टिकल नर्व कहते हैं। ऑप्टिकल नर्व रेटिना से कनेक्टेड होती है और वो मैसेज भेजती है। किसको मैसेज भेजती है कि रेटिना पे कौन सा प्रतिबिंब बना है? क्या हृदय को भेजती है? आंसर है नहीं। शरीर का लगभग हर पार्ट, शरीर का लगभग हर पार्ट जो भी काम कर रहा हो वो अपने माइंड को मैसेज भेजेगा। भाई साहब, दिल भेजेगा कि हाँ हम ठीक से धड़क रहे हैं। ठीक है। पैर बोलेगा कि हम ठीक से चल रहे हैं। अगर कोई जो है वो सही से मैसेज नहीं भेज पाता या मैसेज पहुंच नहीं पाता तो समझो कि कोई प्रॉब्लम हो गया। माइंड छोटा है लेकिन सब कुछ शरीर का लगभग वही कंट्रोल करता है। तो ये जो ऑप्टिकल नर्व है मैसेज किसको भेजेगी? मस्तिष्क को, यानी ब्रेन को। ठीक है। करेक्ट आंसर हुआ ब्रेन। आँख की पारदर्शी अग्र सतह, आँख के अंदर एक झिल्ली टाइप की सतह होती है जो सबसे बाहरी तौर पे होती है, उसको क्या कहते हैं? रेटिना तो सबसे पीछे होती है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है। अब बचा परितारिका, होगा नहीं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब बचा क्या? तो आँख का कौन सा भाग पर्दे की तरह कार्य करता है? अगर इसकी बात करें तो हमारा आंसर होगा
रेटिना, रेटिना पे सारा इमेज जाकर बनता है, यानी रेटिना एक पर्दे की तरह काम करता है और पर्दे पे बना हुआ प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, अच्छा ये हो चुका था ना, ये हो चुका था। आँख की पारदर्शी अग्र सतह क्या कहलाती है? आंसर है कर्निया। ठीक है, इसका कर्निया आंसर है। थोड़ा सा हाँ, आँख को रंग कौन प्रदान करता है? बच्चों आपने देखा होगा कि किसी की आँख भूरी होती है, किसी की काली होती है, किसी की ब्लू होती है ना, और अलग अलग कलर की आँख होती है। तो आँख को ये जो कलर है ऐसे वो कौन देता है? रेटिना, रेटिना तो आपको दिखता नहीं है, सबसे पीछे होता है। ठीक है, तो ये काम तो करेगा नहीं। आंसर है आइरिस। ठीक है, आइरिस, आइरिस जो है, आइरिस जो है वही आपको कलर प्रदान करता है। ठीक है, लेंस जो है वो कलर प्रदान नहीं करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लेंस कलर देता है। हाँ, ये होता है कि आँख के ऊपर एक लेंस लगा लीजिए तो आपकी आँख किसी और कलर की भी हो सकती है। जो आर्टिफिशियल लेंसेज मिलते हैं ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है आइरिस। नेक्स्ट, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलती है, कौन बदलता है? तो इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि जो सिलियरी मसल्स हैं वो हमारी नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलती है। एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाएगा। 10th क्लास का सिलेबस लिमिटेड सिलेबस है, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक चैप्टर में मुश्किल से 20, 25, 30 बातें हैं, लेकिन वो 30 बातों से 300 क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं, एक बात को घुमाकर पूछा जाएगा, कई प्रकार से पूछा जाएगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मायोपिया, मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष। ये आप शब्द याद रखिएगा, मायोपिया निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। सॉरी, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको? और क्या कहा जाता है? तो अब यहाँ पे निकट, हिंदी में तो दोनों एक ही है लेकिन इंग्लिश में अलग अलग है। इंग्लिश में मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस कहा जाएगा, लेकिन हिंदी में एक ही नाम है। ठीक है, तो ये तो कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता हिंदी वालों के लिए स्पेशली। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, क्या देख सकता है? तो आंसर है कि निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तु को देखने में या तो परेशानी होती है या फिर धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, तो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ऑप्शन नंबर 1। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो आंसर है चश्मा प्रयोग होता है, लेकिन ये कोई आंसर नहीं है। किस लेंस से बना हुआ चश्मा यूज होता है या फिर कौन सा लेंस यूज होता है ये बताना होता है। तो जब दूर की चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी तो आप, उसका नाम होगा निकट दृष्टि दोष, और आप अवतल लेंस का यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे? अवतल लेंस। ठीक है, और इसके उल्टा, तो यहाँ पे ऑप्शन था ना अवतल लेंस, हाँ बी, ज़्यादातर क्वेश्चन का बी आंसर है। दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हिंदी में तो वही ऑप्शन है, इंग्लिश में अलग अलग नाम है। तो ये हिंदी वालों के लिए कुछ खास क्वेश्चन ये बनता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किस चीज़ से? अभी हम लोग 2 तरह के लेंस पढ़े हैं, अगर इनमें से आप कोई एक याद कर लीजिएगा तो जो नहीं याद होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यदि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है तो दूर दृष्टि के लिए निश्चित तौर पे उत्तल लेंस ही होगा। ठीक है, प्रेस बायोपिया, जरा दूरदृष्टिता मुख्यतः संबंधित है, आंसर है बढ़ती आयु से। जब पढ़ाए थे तो इस बात को स्पष्ट रूप से बताए थे। बचपन में जनरली कुछ भी हो सकता है, लेकिन आजकल देखा गया है मायोपिया के शिकार ज़्यादातर बच्चे हो रहे हैं। एक रेशियो आया है कि लगभग 17-18% से अधिक बच्चों में दूर की वस्तु देखने में प्रॉब्लम आ रहा है। ये नया रिसर्च है।
और शायद इसका कारण ज़्यादा मोबाइल देखना या फिर ज़्यादा टीवी देखना वगैरह वगैरह हो सकता है, या फिर बाहर की चीज़ों को ज़्यादा खाना, जो साग सब्जी का कम सेवन करना या साग सब्जी का सही तरीके से सेवन नहीं करना, इसके कारण हो सकते हैं। तो बच्चों, आप भले ही इस चीज़ को स्क्रीन पे ही पढ़ रहे हो, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको ये हिदायत दें, सिखाएं, समझाएं कि आप स्क्रीन टाइम अपना कम से कम करें। कोशिश करें कि आप अपने स्कूल में ही सारी चीज़ें पढ़ें, अपने टीचर्स के पास जाकर पढ़ें। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ की ज़रूरत है या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके स्कूल में नहीं हो पाता है, केवल उसी सब्जेक्ट को मोबाइल से पढ़ें, ठीक है। चलिए, प्रेस बायोपिया किस कारण से होती है, ठीक है, किस कारण से होती है? तो यहाँ लेंस की लचक जो होती है वो कम हो जाती है। ऐसा जनरली एज बढ़ने पे होता है। हमारा लेंस जो है, जो जनरल एज का है, वो क्या है? तो जो यंग एज होती है बच्चों, यंग एज में क्या होता है कि शरीर का सारा फंक्शन ठीक काम कर रहा होता है और आँख का जो लेंस है वो प्रॉपर फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। तो जो सिलेरी मसल्स है, सिलेरी मांसपेशियाँ जिसे कहते हैं, ज़रूरत के हिसाब से जितना चाहे उसको खींचकर फोकल लेंथ कम ज़्यादा कर सकती हैं। लेकिन जब एज बढ़ता है तो ये प्रॉब्लम आती है कि लेंस की लचक कम हो जाती है, जिससे ये जरा दूरदृष्टिता होती है। निकट और दूर दोनों दृष्टि दोष वाले व्यक्ति उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर है द्विफोकसी लेंस। एक ऐसा लेंस आता है जिसमें दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। जो कहता है लोग नहीं, अपने शब्दों में, गांव के शब्दों में, दूरी वाला चश्मा है, नज़दीकी वाला है, या कोनो ऐसा होता है जिसमें दोनों हो, उसको हम लोग द्विफोकल लेंस कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक नया शब्द आया, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसको हम लोग कहते हैं। आप सुने होंगे गांव में जो बूढ़े लोग होते हैं जनरली मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं। ये किसको इफेक्ट करता है? तो ये लेंस को इफेक्ट करता है। लेंस पे एक लेयर आ जाती है जिसके कारण चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में बच जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण यहाँ है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण श्वेत प्रकाश से प्राप्त 7 रंगों की पट्टी कहलाती है। जो 7 कलर्स की एक पट्टी बनती है, वो पट्टी हम क्लास में दिखाए भी थे, उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है या वर्णपट कहा जाता है, ठीक है। वर्ण जनरली वर्णक्रम या वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। वर्ण जनरली कलर को कहा जाता है। दृश्य प्रकाश के 7 रंगों को सामान्यतः दर्शाया जाता है। यह है विबग्योर, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, यहाँ फिर पूछ दिया वी का मतलब क्या है, तो आंसर है वायलेट। विजिबल तो होगा नहीं, वेरिएबल तो होगा नहीं, वैक्यूम भी नहीं होगा। दृश्य प्रकाश में किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे कम मुड़ेगा और सबसे ऊपर रहेगा। आंसर है रेड कलर, लाल। और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी वो सबसे ज़्यादा मुड़ेगा और सबसे नीचे रहेगा, जो है वायलेट। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ये हम आंसर नहीं बताने वाले हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। दृश्य रंगों में किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? ये भी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, हम इसका आंसर नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। अब ठीक है, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में एक संबंध होता है। हमको उम्मीद है कि आप कर लेंगे आसानी से, और करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजेंगे। और सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, किस रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है? जब एक क्वेश्चन आप कर लेंगे तो अच्छा, ये सारा क्वेश्चन घुमा फिरा के 2 ही ऑप्शन पे जाएगा, या तो रेड या फिर बैगनी, इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा। ये दोनों तो बस फालतू में कूद रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट। निर्वात में सभी रंगों के प्रकाश की चाल कैसी होती है? आंसर है कि समान होती है, ठीक है। निर्वात में लगभग सभी रंगों की
चाल समान होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सनलाइट जब जो सूर्य से आ रही होती है वो क्या होगी, आगे पीछे हो जाती, एक कलर आगे निकल जाता, दूसरा कलर पीछे चल जाता, तो हम लोग वाइट लाइट नहीं देख पाते। कांच में सामान्यतः कौन सा रंग अधिक तेजी से चलता है? कांच में सामान्यतः कौन सा रंग तेजी से चलता है? तो रंग की जो स्पीड होती है बच्चों, रंग की जो स्पीड होती है और उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है उसमें एक संबंध होता है। जो सबसे पहले जाएगा, जैसे आप लोग क्लास में आते हो तो आपकी अपनी एक पसंदीदा सीट होती है, उस सीट पे बैठने के लिए मान लेते हैं कि सारे बच्चे चाहते हैं कि हम उस सीट पे जाए या सबसे आगे जाकर बैठे। अगर क्लास का कोई प्रॉपर रूल ना हो कि जो या फिर ये रूल हो कि जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, तो आगे कौन बैठेगा? आंसर है जो पहले आएगा। जो तेज चल के आएगा वो पहले पहुंचेगा, तो जो तेज चलेगा वो सबसे ऊपर जाएगा। सबसे ऊपर कौन होता है? रेड होता है। ठीक है। इंद्रधनुष बनने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी घटना होती है। इंद्रधनुष बनने के लिए 3 घटनाएं उत्तरदायी होती हैं, 3, एक नहीं। पहली, पानी के बूंदों में प्रकाश की किरण घुस जाती है, और हम जानते हैं कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश जाएगा तो वो बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, और जैसे ही मुड़ेगा इस घटना का एक नाम होगा। आंसर है इसका क्या नाम होगा? तो अपवर्तन। तो ये 1 घंटा हो गई, पानी के बूंद में प्रकाश की किरण घुसी और मुड़ गई, तो पहली घटना हो गई अपवर्तन। अब जब पानी के बूंद में प्रकाश की किरण चली गई है ना, अब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। जैसे मान लेते हैं ये पानी की बूंद है, प्रकाश की किरण यहाँ घुसी, अब ये सीधे तो जाएगी नहीं, ये ऐसे घूम गई, ठीक है, बेंड हो गई। अब चाहेगी ये बाहर निकलने के लिए, ऐसे बाहर जाने के लिए, लेकिन ये बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि पानी यहाँ पे विरल माध्यम डेंसर मीडियम से रेयर में जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये मुड़ेगी। और क्या होगा कि ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी खास एंगल पे पड़ती है या फिर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल अगर कोई बनाए तो ये सिचुएशन देखने को मिलता है। तो प्रकाश बाहर ना निकल के, चूंकि इसके पास रास्ता है बाहर जाने का, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पा रही है, प्रकाश की किरण ट्रैप हो गई, फंस गई इसी में, वो उसी में मुड़ के आ जाएगी। तो इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ दूसरी घटना हो गई प्रकाश के साथ। पहली घटना क्या थी? अपवर्तन। दूसरी घटना हुई पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। इसके बाद प्रकाश हो सकता है कि वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार करे, 3 बार करे, जितनी बार भी करे। इस क्रम में क्या होगा कि उसके कलर्स जो हैं वो आपस में बट जाएंगे। जो वाइट लाइट थी वो 7 कलर्स में बट जाएगी, और फाइनली वो कहीं बाहर निकल के यहाँ पे अपना 7 कलर्स दिखाई देंगे। तो ये तीसरी घटना हुई कि प्रकाश जो है, लाइट जो है वो 7 कलर्स में बढ़ गई। इस घटना को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यानी 3 घटना में हुई, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, या जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, A rainbow is usually seen in the sky. इंद्रधनुष सामान्यतः आकाश में दिखाई देता है। किधर दिखाई देगा? सूर्य के विपरीत दिशा में, या सूर्य के ही दिशा में, या फिर सूर्य के जस्ट ऊपर, किधर दिखाई देगा? तो अपने लॉजिक से समझेंगे। जब इधर से प्रकाश की किरणें आ रही होंगी एक तरफ से, है ना, और ये घूम घाम के इधर जाएगा, प्रकाश इधर निकलेगा, इधर इंद्रधनुष बनाएगा, तो सूर्य इधर है वो दिखाई दिया दूसरी तरफ, तो आंसर होगा सूर्य की दूसरी तरफ। जनरली अगर सुबह में ये चीज़ दिखता है तो पश्चिम ओर दिखेगा, शाम में दिखता है तो पूर्व की ओर दिखेगा। ठीक है, आप किधर देखे हैं, कभी देखे हैं या नहीं देखे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आकाश का नीला रंग मुख्यतः किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोग पढ़े थे, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब पार्टिकल पे पड़ता है तो वो बढ़ जाता है, टूट जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। इसी के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दृश्य रंगों में कम तरंगदैर्घ्य वाले रंग क्या होते हैं? प्रकीर्णित होते हैं। जिनका कम तरंगदैर्घ्य होता है वो अधिक प्रकीर्णित होते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत बढ़िया नहीं है, इसमें सब में लगाना होना चाहिए कि कम प्रकीर्णित होते हैं। ये हाँ है, धा जैसा बन गया है, 1 मिनट, ठीक है। इसमें भी होना चाहिए कम प्रकीर्णित होते हैं, अधिक प्रकीर्णित होते हैं, प्रकीर्णित नहीं होते हैं, समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं। ये हमारा 4 ऑप्शन हुआ, ठीक है। तो आंसर है कि प्रकीर्णन जो होगा वो कम तरंगदैर्घ्य वालों पे ही होगा, अधिक तरंगदैर्घ्य वालों पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। वाले अधिक प्रकीर्णित होते हैं। करेक्ट आंसर होगा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ये हम बता चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, आप खुद से कीजिएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, और अगर नहीं समझ में आए तो इसके पहले वाला वीडियो जिसमें हम ये पूरे चैप्टर को पढ़ाए हैं आप देख लेंगे, उसका सेकेंड वीडियो क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश गुजरता है कम वायुमंडलीय दूरी से कि अधिक वायुमंडलीय से दूरी से? हम बताए थे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में क्या होता है, यहाँ सूरज है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ऐसे प्रकाश जा रहा था, ये घूम के इधर आ गया, तो बहुत ज़्यादा दूरी तय करके आता है ना, ठीक है। तो अधिक वायुमंडलीय दूरी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खतरे के संकेत सामान्यतः लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश क्या होता है, सबसे कम प्रकीर्णित होकर, प्रकीर्णन उसमें होगा नहीं, लगभग ना बराबर होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ज़्यादा वेवलेंथ वाले प्रकीर्णित नहीं होते हैं। टिंडल इफेक्ट के बारे में बताए थे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही एक तरह से वो, ठीक है। कैसे बताए थे, फिगर भी दिखाए थे कि कैसे ग्लास से अगर लाइट को भेज रहे हैं तो जिसमें चीनी पानी घुला हुआ है उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसमें मिक्सचर है दूसरे तरह का कोलाइडी है तो उसमें लाइट दिख रही है कि लाइट यहाँ से पार हो रही है, ठीक है। तो उसके बारे में आप बढ़िया से जान रहे हैं कि ये क्या है, परावर्तन तो होगा नहीं, उत्पादन कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। यहाँ ध्वनि की कहाँ से बात आ गई, कुल मिला के एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, तो आप इस तरह से ये चीज़ हो चुका है। वायुमंडल द्वारा सबसे अधिक प्रकीर्णित होने वाला रंग लगभग है जो ब्लू या वायलेट, ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि सबसे कम तरंगदैर्घ्य लगभग इसी का होता है, ठीक है। प्रिज्म सफेद प्रकाश को अलग अलग करता है क्योंकि विभिन्न रंगों की अलग अलग होती है। क्या अलग अलग होती है? आंसर है अपवर्तनांक होगा, ठीक है। मास से कोई लेना देना नहीं है, आवेश से कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर से भी कोई लेना देना नहीं है। एक ऑप्शन ही आपके पास बचता है जिस पे तुक्का भी लगाया जाए तो इसी पे लगाया जाएगा, ठीक है। प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे ज़्यादा मुड़ता है कौन सा? आंसर है वायलेट, सबसे कम रेड, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही दोनों के बारे में आता है, रेड और वायलेट के बारे में। कांच के प्रिज्म में कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, ये बता चुके हैं हम। विक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न रंगों की अलग अलग होती है क्या चीज? माध्यम में चाल। स्पीड जो होगी रेड कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, अलग अलग माध्यम में अलग होगी, ठीक है। इसीलिए ये वर्ण विक्षेपण, अच्छा, चाल अधिक या कम होगी, इसके वजह से बेंडिंग अधिक या कम होगी। जैसे बेंडिंग अधिक या कम हुई जिसको हम अपवर्तन कहते हैं, उसी हिसाब से सारे कलर्स अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का
अध्ययन किसने किया था, ठीक है। तो अध्ययन जिसने भी किया हो, सबसे ज़्यादा नाम न्यूटन का आता है, न्यूटन ने किया था। और न्यूटन ने एक डिस्क बनाया था जिसको न्यूटन डिस्क के नाम से जानते हैं हम लोग 6-7 के बच्चे अपने प्रोजेक्ट में ये बनाते भी हैं न्यूटन डिस्क। वो सिंपल सी चीज़ें, गोल चक्री टाइप से चीज़ें ले ली जाएगी, उसमें वो 7 कलर्स जो प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण से आते हैं या रेनबो में होते हैं, इंद्रधनुष में, वो 7 कलर से रंग दिया जाएगा। और जब उसको बहुत तेज़ी से हम घुमाएंगे, ठीक है, उस चक्री को बहुत तेज़ी से जब घुमाया जाएगा तो वो हमें वाइट दिखेगी। बहुत अच्छा लगता है ये देखने में, आप भी बना के टेस्ट कर सकते हैं। उसको न्यूटन डिस्क कहते हैं, यानी कि न्यूटन ने ही काम किया था। 50 क्वेश्चन हो गया हमारा। मानव नेत्र की लेंस प्रणाली प्रतिबिंब बनाती है। कहाँ प्रतिबिंब बनाती है? आंसर है रेटिना पे। एक ही क्वेश्चन इस स्लाइड में कई सारे हैं एक ही तरह के, ताकि आपको याद हो जाए। अगर आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, हमको उम्मीद है कि एग्जाम का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। समंजन की क्षमता कम हो जाती है। आंसर है आयु बढ़ने के साथ लेंस का लचीलापन कम हो जाता है, समंजन की क्षमता कम हो जाती है। ओके। सामान्य वक्र का निकट बिंदु कई बार आया है 25 सेंटीमीटर। यूनिट याद रखिएगा सेंटीमीटर। अगर 25 मीटर दे दे तो 25 देख के आंसर मत लगा दीजिएगा कि 25 मीटर दिया है तो आंसर यही है, ठीक है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु और अनंत होता है। ये क्वेश्चन 3 बार इस स्लाइड में आ चुका है। यदि वस्तु सामान्य आंख के दूर बिंदु पे रखी हुई, दूर बिंदु पे रखी हो का मतलब क्या हुआ कि अनंत पे रखी हुई हो, ठीक है। क्या हो? अनंत पे रखी हो। जैसे हम तारे को देख रहे हैं, तारा कहाँ है? अनंत पे रखा हुआ है, ठीक है। चांद को भी मान लो, ठीक है। तो अब करना क्या है कि क्या पूर्णतः समंजित हो जाएंगी, ठीक है, या न्यूनतम समझ। हमको तारे को देखने के लिए क्या ऐसे आँख को सिकुड़ाना पड़ेगा या फिर नॉर्मल रहना पड़ेगा? आंसर नॉर्मल रहना पड़ेगा। न्यूनतम समंजित होती है, लीस्ट एकोमोडेटेड होती है, ठीक है। पास की वस्तु देखने पर लेंथ पतला होगा कि मोटा होगा? आंसर है लेंस मोटा हो जाएगा। लेंस जैसे ही मोटा होगा उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी और पास की वस्तु हम आसानी से देखेंगे। दूर की वस्तु देखने के लिए लेंस पतला हो जाएगा, ठीक है। दूर की वस्तु देखने पर सिलेरी मांसपेशियां सामान्यतः इसको सिकुड़ाना नहीं होता है, लगभग रिलैक्स मूड में रहती है, शिथिल ही माना जाएगा, ठीक है। शिथिल रहती है, रिलैक्स रहती है। यही क्वेश्चन एक बार और आया था सामने। नेत्र गोलक के बहुत लंबा हो जाने पर कौन सा दोष होता है, ठीक है। अच्छा, नेत्र गोलक क्या होता है? जैसे आँख का आप डायग्राम बनाए होंगे, ये मान लो कि ये आँख है ना, यहाँ पे एक लेंस होता है और यहाँ पे कुछ डिजाइन्स होते हैं, हम शॉर्टकट में बताए हैं। ये पूरा जो है इसको नेत्र गोलक कहते हैं, ठीक है। अगर ये बड़ा हो गया तो इमेज यहाँ बनना था, पहले ही बन जाएगा, इमेज इधर ही बन जाएगा। और ये अगर सिकुड़ गया किसी कारण से तो इमेज यहाँ बनना था, बाहर बन जाएगा, ठीक है। अब इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है, रेटिना के पहले कब बनता है? किस चीज़ में बनता है? किस बीमारी में बनता है ना? किस दोष में बनता है? कौन से दृष्टि दोष में? और उसके बाद किस दृष्टि दोष में बनता है? इस बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप वीडियो देखेंगे, सब कुछ क्लियरली इसमें हम बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, जो चैप्टर के लास्ट नहीं, फर्स्ट में, सॉरी, ठीक है। नेत्र गोलक क्या है इसको यहाँ क्लियर कर लीजिए कि नेत्र गोलक है क्या। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पुतली के चारों ओर स्थित रंगीन भाग। पुतली जो है, पुतली किसको कहते हैं? एक होल होता है, एक होल होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे आँख के अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसके अंदर लाइट घुसती है ना, उसी को पुतली कहते हैं। उसके चारों ओर का जो रंगीन भाग होता है वो क्या होता है? आंसर है परितारिका। ऐसे समझ लो कि पुतली नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, परितारिका में एक होल होता है, उस होल का नाम पुतली है। अलग से कोई पुतली, कोई चीज़ या कोई
ये नहीं होगी, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संयोजन सही है? निकट दृष्टि दोष में क्या उत्तल लेंस लगाएंगे, क्या दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगाएंगे? अगर ये सही हुआ तो इसको भी सही होना पड़ेगा। अगर निकट दृष्टि दोष में उत्तल लगा दिए तो जाहिर सी बात है तब दूर दृष्टि दोष में अवतल लगाएंगे, तो इसलिए ये दोनों में से कोई सही नहीं है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं और उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपको जो क्वेश्चन पूछना होगा आप पूछेंगे। धन्यवाद।